अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कल जो जूता मारने की बात की, आज उस पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने नोटिस ले लिया है। 7 दिन में माफ़ी मांगने और अपनी पोजीशन वाज़े करने का खत भी भिजवा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़ ये है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। इखलाकियात का तकाजा क्या है, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे पेट्रोल बहरान पर कायम इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट से मुतालिक, जिसमें जिम्मेदारों का तयन तो कर दिया गया है, मगर ऐसा तो पहले भी होता है। इस बार क्या रिवायत बदलेगी? और आखिर में बात करेंगे उन घरों की जिनका वज़ीर आज़म ने वादा तो किया था, मगर क्या हुकूमत माहौल साजगार नहीं बना सकी। बात करने के लिए हमारे पैनल में आज मौजूद है नासिर बेग चुगताई साहब, अंबर शमसी ने हमें ज्वाइन किया है, अनीका निसार हमारे साथ हैं, मुज़म्मिल सौर वर्दी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और जैगम खान साहब भी आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जूता मारने की बात का नोटिस लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत पर शाहिद खाकान अब्बासी को एक खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि वो 7 दिन में माजरत करें और अपनी पोजीशन वाजे करें। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी और स्पीकर असद कैसर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था, जिसके दौरान साबिक वज़ीर आज़म ने ये जुमला बोला था। हमारा सवाल ये है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म को माफ़ी मांग लेनी चाहिए? नासिर बेग चुगताई साहब, सीधी बात है कि शाहिद खाकान अब्बासी बहुत संजीदा आदमी, उम्दा इंसान है और बड़ा अच्छा दिल रखते हैं। उनको बड़ा दिल करते हुए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जो कुछ उन्होंने कहा वो वाक़तन ऐसा था कि जो अगरचे असम्बली में होता रहता है, ज़बानी जूतेबाजी असम्बली में चलती रहती है, कौन नहीं करता, दोनों तरफ से होती है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी को चाहिए कि वो ये सब कुछ भूल कर माफ़ी मांग लें। अब मैं आता हूँ कि तारीख़ में जूता जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है और ये मुहावरे कितने इम्पोर्टेंट है। जूतम पेजार होना, जूते चाटना, बूट और जूतों में दाल बटना, इस तरह के मुहावरे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं और इन मुहावरों ने हमारी एक बड़ी रिच कल्चर को जन्म दिया है। साथ ही साथ भी शायरी में आ जाइए आप, अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि बूट डासन कंपनी का नाम था, एक बड़ी कंपनी का, बूट डासन ने बनाया, मैंने एक मजमू लिखा, मेरा मजमू तो ना पहला और जूता चल गया। अब जूता चल गया वाली बात वहीं से मुहावरे में आ गई जो असम्बली तक पहुंची है कल, तो वहाँ जूता चल सकता था। उसके साथ ही साथ फिर इस्लाम के बारे में, मस्जिद के बारे में, जूता चोर बड़े मशहूर हैं हमारे यहाँ कि अपने जूतों से रहे सारे नमाजी होशियार। एक बुज़ुर्ग आते हैं मस्जिद में खिज़र की सूरत, तो मस्जिद से जूता चोरी हो सकता है, तो असम्बली से भी जूते चोरी होने की तलात आती है हमारे पास। बाज़ औक़ात लोग जूता छोड़ के भागते भी हैं, हमने देखा है कि लोग असम्बलियों से जूते छोड़ के भागें। तो अब इस सूरत हाल में शाहिद खाकान को चाहिए कि वो बड़ा बने, अच्छा बने और माफ़ी मांग लें। और उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए जो इस दौरान पूरी असम्बली की तौहीन करते रहे। मैंने आपके शो प्रोग्राम में कई बार कहा है कि स्पीकर नहीं है, स्पीकर असम्बली स्पीकर नहीं है, अपनी रूलिंग देते हैं फिर वापस ले लेते हैं, ये भी तौहीन है असम्बली की। और जो वहाँ तकारीर होती हैं, जो वहाँ लफ्ज़ी होती है, जहाँ वहाँ गैर संजीदगी का मुजाहरा होता है, वो भी असम्बली की तौहीन है, वहाँ ही माफ़ी मांगनी चाहिए। तो माफ़ी सबको मांगनी चाहिए। ठीक है। जैगम खान साहब, NPC कह रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी बड़े संजीदा आदमी है। आदमी तो वो वाकई संजीदा है, लेकिन उन्होंने बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी बात कर दी कल, जो उन जैसे आदमी से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। आपके ख्याल में उनको क्या करना चाहिए? अब जो गलती होनी थी वो तो हो गई, वो इसको मानते भी हैं। जी सलमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था। शाहिद खाकान अब्बासी का एक बहुत एहतराम है और वो पाकिस्तान के बहुत बड़े मनसब पर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के हेड रहे हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं, तो जाहिर है उन्हें एक ऑफिस का एहतराम जो है उनसे बेहतर कौन समझता है। और देखिए, जो पार्लियामेंट है ये इंसानी तहजीब के इर्तका की एक शानदार मिसाल है कि ये 350 लोग 22 करोड़ लोगों की जगह एक जगह बैठते हैं और वो बड़े बड़े मसले जिनकी खातिर खाना जंगियां हो जाया करती थी, खून बहा करता था, क्या कुछ नहीं होता था, उसको आसानी से एक हाउस के अंदर रिजॉल्व कर लिया जाता है। और ये इस वक्त भी हो रहा है। आप ये देखिए कि जिन मसलों पर अफगानिस्तान में खाना जंगी चल रही है,
कि अफगानिस्तान को मुस्तकबिल में कैसे गवर्न किया जाएगा, कैसे निज़ाम होगा, अमारत होगी या सदारती निज़ाम होगा, उन मसलों को पाकिस्तान की असम्बली एक पुरअमन तौर पर दहाइयों पहले हल कर चुकी है। तो उसकी एक कीमत भी है कि जो पार्लियामेंट होती है उसका एक कल्चर होता है, अपनी सकाफत होती है, दाद देने का तरीका होता है, एहतजाज करने का तरीका होता है, एक पार्लिमानी ज़बान होती है। और जब उन तरीकों से असम्बली चलती है, उन रिवायात को फॉलो करके चलती है, तो जो कन्फ्रंटेशन असम्बली के अंदर होती है उसमें बरकत होती है, उसका एक मकसद है। असम्बली के अंदर जो झगड़ा बनाया गया है, हाउस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। इसका मकसद ये नहीं है कि ये जो इख्तलाफ है या जो आयल के दो तरफ लोग हैं ये एक दूसरे के गरेबानों तक अपने हाथ लेकर चले जाएं। एनबीसी ने बिल्कुल ठीक कहा, मसला सिर्फ जो है वो शाहिद खाकान का नहीं है, इसके पीछे 2.5 साल की बदकिस्मती से तारीख है। स्पीकर साहब इस बात का एहसास नहीं कर रहे कि वो एक इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ द स्टेट के अहम तरीन फर्द हैं, एक लिहाज से हेड हैं, कि जो लेजिस्लेचर है वो एग्जेक्टिव के मातहत नहीं है, जो स्पीकर है वो वजीर आजम के मातहत नहीं है। और ये वजीर आजम साहब भी इस बात का एहसास नहीं करते, खुल्लम खुल्ला आकर वो मीडिया पर हुक्म चलाते हैं, स्पीकर पर और असम्बली पर। और स्पीकर साहब भी इस बात पे कोई एक्शन नहीं लेते कि अपनी इंडिपेंडेंस दिखाएं। मेरे ख्याल है पूरी हाउस को, और हाउस में इस मकसद के लिए कमेटी होती है, इस सिचुएशन को रिव्यू करना चाहिए कि असम्बली को किस तरीके से उन बेहतरीन मेयारों के मुताबिक चलाया जाए जो कुछ अरसे तक दरमियान में हम देखते रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान की असम्बली जो है वो चलती भी रही है। और माफ़ी मांगने से, माजरत करने से कोई एहतराम कम नहीं होता। अगर वो माफ़ी मांग लेंगे तो मेरे ख्याल में उनके एहतराम में इजाफा होगा। माफ़ी मांग लेने से उनके एहतराम में इजाफा होगा। सरवर्दी साहब, आप क्या समझते हैं कि अब क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए साबिक वज़ीर आज़म को? जो गलती होना थी वो तो हो गई, उन्होंने फरते जज्बात में जो भी कह दिया, गुस्से में जो भी कह दिया, लेकिन गुस्से के बाद इंसान तहम्मुल से सोचता है, अपनी गलतियों का अजाला कर लेना मेरा ख्याल है बेहतर होता है किसी भी अच्छे इंसान के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि शाहिद खाकान ने 1-2 इंटरव्यूज़ में कहा कि मुझसे जो है वो फरते जज्बात में ये फ़िक्रा निकल गया। फिर एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि मैं ईवान से माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन अगर तो कोई माफ़ी उनसे डंडे के ज़ोर पे और मनानी है, और हम स्पीकर जो हैं वो ख़ुद को पार्लियामेंट में आमराना एक किरदार बनाना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि वो हेड मास्टर हो गए हैं, चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हो गए हैं कौमी असम्बली के, और उनकी शान में और उनसे बात करने की तौहीन उस तरह है जिस तरह चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इससे पहले क्या 2.5 साल में कौमी असम्बली में गालियाँ नहीं निकाली गई हैं, हुकूमती बेंचेस से नहीं निकाली गई हैं। अगर तो स्पीकर का पहले दिन से ये कॉन्डक्ट है कि ऐवान में किसी भी गैर पार्लिमानी लफ्ज़ के इस्तेमाल पर वो नोटिस जारी करते हैं, स्पीकर के डाइस का घेराव हुआ है, लोगों ने स्पीकर के सामने नारे लगाए हैं, स्पीकर के साथ क्या नहीं हुआ है, तो वाई एट दिस मोमेंट उन्होंने नोटिस देने का फ़ैसला किया? क्या पिछले 2.5 साल से जिस तरह वो ईवान चला रहे हैं उसके बाद ये नोटिस देने का कोई जवाज़ वहाँ मौजूद था? या तो वो कहें जी कि कभी कोई बुरी बात हुई नहीं और शाहिद खाकान ने पहली दफ़ा की है, हम इसको मिसाल बना देना चाहते हैं ताकि आइंदा किसी को ये जुर्रत ना हो। और अगर हर इजलास में हुकूमती बेंचेस की तरफ से ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल होती है और फिर दूसरी तरफ से जवाबुल जवाब होता है और 2.5 साल से महादराई चल रही है, गालम गलूच चल रही है, तो फिर आप शाहिद खाकान अब्बासी को क्यों एक बिल्कुल एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं? पिन पॉइंट करके टारगेटेड एहतसाब की एक निशानी है, ये भी मैं समझता हूँ। और दूसरी बात ये कि एहतराम जो है वो डंडे से नहीं कराया जाता। स्पीकर अगर कायदे बेख्तिलाफ के प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी करेंगे, अगर अपोजिशन रहनुमाओं के प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी करेंगे, खुद शाहिद खाकान ने अपने प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया और हाई कोर्ट की इंटरवेंशन पे उनके प्रोडक्शन ऑर्डर हुए। जब स्पीकर जो है वो गवर्नमेंट की बी टीम लगेगा तो लोग क्या करेंगे उसके साथ? मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब ने अपना एहतराम कराना
बनाना है तो सबसे पहले उन्हें खुद पार्लिमानी रवायात का एहतराम करना होगा, खुद एक जमहूरी रवैया रखना होगा। मैं शाहिद खाकान की जुबान को दफा नहीं कर रहा, वो अपनी जगह गलत मौजूद थी, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखना है, माहौल देखना है, क्या चल रहा है, उसके तनाजुर में फैसला करेंगे ना कि अकेले शाहिद खाकान को निकाल के फांसी पे लटका देना है और बाकी जो सारा 2.5 साल गालम गलूच होता रहा है उसकी आम माफी होगी। ठीक है, सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। अंबर, अभी सोरवर्दी साहब कह रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसा होता हुआ आया, बिल्कुल हुआ, हमने इवन पाकिस्तान से बाहर भी देखे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी देखा, हर जगह देखा, इस तरह की चीज़ें होती हैं लेकिन नहीं होनी चाहिए। ये लोग जिनको हमारे वोट से मुंतखब करके ऐवान में लाया जाता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे मसाइल पर बहस होगी, लेकिन ये आपस में लड़ लड़ के मरते हैं और फिर इस तरह की बदतहजीबी ये अवाम को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पर? देखिए, मैं भी इत्तेफाक करती हूँ, मैं समझती हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है उनका जो रुतबा है, उनकी जो इज्जत है और जो उनका ओहदा रह चुका है, अना को थोड़ा सा इस वक्त अगर जो है नज़रअंदाज करें और माजरत कर लें तो बेहतर होगा। लेकिन ये भी मैं देखती हूँ कि जिस तरह से ये जो मामला सारा चला है, स्पीकर के साथ जो लड़ाई जिसको हम कहेंगे, आपको याद होगा कि FATF के मामले पर जब अपोजिशन बोलना चाह रही थी, अपनी राय देना चाह रही थी, तो उस वक्त एक रूज पे नजर आया था। और अगर हम बात करें तो नवीद कमर साहब जो बहुत एक और ठंडे मिजाज के सियासतदान हैं, वो भी आपने देखा था कि वो भी किस तरह से उनका रद्द-ए-अमल रहा है इस ऐवान में। तो ये नजर आता है कि ये जो एक पोलराइजेशन है, जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, इससे जाहिर है हम कहेंगे कि कौमी असेंबली उसका हम मुंतखब करते हैं इन लोगों को, लेकिन जो रवैया, जो बर्ताव, जो लड़ाई झगड़ा, जो पोलराइजेशन, जो नफरतें बढ़ी हैं, वो ऐवान में इस वक्त उरूज पर है और अभी तक नज़र नहीं आ रहा कि किसी का, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगी हुकूमती नुमाइंदे, उनका जाहिर है ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, उनका कोई मूड है कि इस माहौल को बेहतर किया जाए। मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ, ये जो कौमी असेंबली का सेशन था जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बदतमीजी की थी, जो मजहबी उमूर के वजीर हैं, उन्होंने तो जाहिर करने की ऐसे कोशिश की थी कि शायद उनकी जमात या उनके जो लीडर हैं वो बेहतर मुस्लिम हैं और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज या दूसरे जमातों के जो हैं वो इतने अच्छे मुसलमान नहीं हैं। ये भी अफसोसनाक है और इससे भी नफरतें बढ़ती हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये रवैया शाहिद खाकान अब्बासी साहब अगर माजरत कर लें तो बहुत अच्छा होगा, उनकी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन ये जो रवैये हैं ये बेहतर नहीं हो रहे और ये हुकूमती बेंचों पे जो एक रवैया है एक खास तौर पर मेरे ख्याल में बहुत प्रॉब्लमैटिक है कि आप दोबारा वही बातें कर रहे हैं जो 2017 में आप जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद जो एक खास जमात के, जो आपकी हरीफ जमात है, उनके लोग, उनके नुमाइंदे, उनके जो पार्टी के लीडर्स हैं वो इतने अच्छे मुसलमान नहीं है। बहुत अफसोसनाक बात है। ये रिवायत अभी तक बरकरार है, यानी कि आप मजहब को पॉलिटिक्स के लिए भी इस्तेमाल करें। जैसे वजीर आज़म इमरान खान ने खुद दूसरे लोगों पर तनकीद की, उनकी जमात वो खुद और मजहबी उमूर के जो वजीर हैं वो भी कर रहे थे। ठीक है, आपके ख्याल में उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और नवीद कमर की आपने मिसाल दी और हमने बड़े बड़े ठंडे मिजाज के लोगों को ऐवान में बदतहजीबी से पेश आते हुए देखा। अनीका, ऐसा क्यों होता है? देखिए सलमा, मैं कंप्लीटली इत्तेफाक करूंगी मेरे से पहले चारों मेहमानान ने जो गुफ्तगू की उससे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, क्योंकि हम एज एंकर्स उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तमाम सियासतदानों से इंटरेक्ट करते हैं, और जितना मैंने उनको पाया बड़े धीमे मिजाज की शख्सियत पाया, और मैं बड़ी हैरान हुई कि उनके मुंह से इस तरह के अल्फाज आए जो कि बिल्कुल गैर शाइस्ता हो। तो यकीनन शाहिद खाकान अब्बासी साहब जनरली उनके अंदर वो ईगो वाला फैक्टर मैंने नहीं पाया। बड़े धीमे मिजाज, बड़े खुश लफ्ज किस्म की शख्सियत है। वो ऐसी शख्सियत नहीं है जो अल्फाज के चुनाव को इधर उधर करे। लेकिन आई वाज वेरी सरप्राइज्ड एज वेल एज शॉक्ड जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जबान से ये अल्फाज पार्लियामेंट में सुने, जिसके वो बारे में वो कह भी चुके हैं कि बेसिकली एक गलती हो गई थी। लेकिन बेहतरी इसी में होगी कि गलती की माफी मांग ली जाए। इसमें किसी भी तरीके से वो छोटे नहीं होंगे या स्पीकर साहब बड़े नहीं हो जाएंगे। लेकिन पिछले 2.5 साल में ये एक बात हो गई, लेकिन इससे बिल्कुल इंटायरली सेपरेटली पिछले 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर हम लोगों ने पार्लियामेंट को इसकी अगलीस्ट फॉर्म में आते हुए देखा है। सही। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह बन गई है जो कि जाती
ताने देने की जगह बन गई है, एक ऐसी जगह जहां अल्फाज के तीर तो बरसाए जाते हैं, लेकिन वो जो तीर बरसाने चाहिए, जिस मकसद के लिए बरसाने चाहिए, वो उस मकसद के लिए नहीं बरसाए जाते। यहाँ एनआरओ देना है नहीं देना इसकी बात की जाती है, यहाँ हुकूमत नाअहल है सिलेक्टेड है इसकी बात की जाती है, लेकिन इस बारे में बात नहीं की जाती कि अवाम के हवाले से और अवाम की फलाह बहबूद के लिए किस बात की और किन किन चीजों की लेजिस्लेशन की जरूरत है। जब 22 करोड़ अवाम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके इस आला ऐवान में भेजते हैं, तो वो बिल्कुल इसलिए नहीं भेजते कि वो जातियात के ऊपर गुफ्तगू करे, वो इसलिए भी नहीं भेजते कि वो किसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर जाती तानाजनी करे। बेसिकली 22 करोड़ अवाम का मकसद इस ऐवान के अंदर अपने नुमाइंदों को भेजने का ये होता है कि वहां जाके उनके मसाइल के हवाले से कानूनी हल तलाश किया जाए, जो कि कानूनी हल तलाश करने के लिए ट्रेजरी और ऑपोजिशन के ताल्लुकात का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर पहला कदम हुकूमत को मीडिएटरी के तौर पर स्पीकर साहब को काम करना पड़ेगा, जो कि उसका फुकदान नजर आ रहा है। ठीक है, इन शॉर्ट शाहिद खाकान अब्बासी साहब को माफी मांग लेनी चाहिए, इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है जी, एनबीसी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं निका की बात पे कह रहा था कि स्पीकर साहब ये काम नहीं कर सकते। वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो स्पीकर नहीं है। उनको स्पीकर बनने के लिए मिराज खालिद, साहबजादा फारूक अली ख़ान, फ़ख्र इमाम, इनकी वीडियोस देखनी चाहिए, इनके रूलिंग्स देखनी चाहिए, इनके नोट्स पढ़ने चाहिए। अभी इनको ट्यूशन की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, आपका नोट ऐड हो गया एनबीसी। इसके साथ ही हम सेगमेंट को क्लोज करते हुए अगले सेगमेंट की जाएंगे। पेट्रोल बहरान पर कायम इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें पेट्रोल बहरान को मसनूई करार दिया गया है। कमीशन ने ओगरा पेट्रोलियम डिवीजन और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर जिम्मेदारी आयद कर दी है। रिपोर्ट में ओगरा में चेयरपर्सन और मेंबरान की तैनाती पर सवालात उठाए गए और कंपनीज की जानिब से तेल का 20 रोज के जखीरे को न होने को भी ओगरा की नाकामी करार दिया गया है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई भी हो सकेगी सरवर्ती साहब? नहीं, मुश्किल है कार्रवाई हो सके। देखें, हमने देखा है कि पीएसओ के सरबराह लगाने पर शाहिद खाकान अब्बासी अभी तक रेफरेंस भुगत रहे हैं और वो नैब की अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और उन पर सिर्फ एक तैनाती का केस है और इसमें तो बहुत सारी तैनातियों। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब हुकूमत का कोई स्कैंडल सामने आता है तो उसको नैब से दूर रखने की कोशिश की जाती है, और जब उसी किस्म का कोई स्कैंडल ऑपोजिशन का इनके हाथ में आ जाए तो उसे फ़ौरन नैब की गिरफ्त में देने की कोशिश की जाती है। हमने चीनी स्कैंडल पे भी देखा है, आटा स्कैंडल पे भी देखा है, और भी जो रिपोर्ट्स बिजली के एक दफ़ा जो बंद हुई जिसके बारे में बहुत ही जूनियर अफसरान को शिकायत वो सज़ा दी गई, जब पूरे मुल्क की बिजली बंद हुई या पूरे मुल्क का पेट्रोल बंद हुआ, तो भी ये जो रिपोर्ट है इसमें उस तरह के मैयत। अब देखें ना, सबसे बड़ी ऑयल कंपनी तो गवर्नमेंट की अपनी है और प्राइवेट ऑयल कंपनीज का शेयर कम है, और गवर्नमेंट की अपनी ऑयल कंपनी जो है जो सरकारी है उसका शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो हुकूमत की अपनी है कि उसकी ऑयल कंपनी भी इसमें कसूरवार निकल के आई है, उसकी भी कोताही सामने आई है। फिर ओगरा के मेंबरान खुद प्राइम मिनिस्टर ने लगाए हुए हैं, हुकूमत ने लगाए हुए हैं। ऑयल मार्केटिंग की बेशक आपने नदीम बाबर साहब को हटा लिया या और कर लिया, लेकिन क्या हटाना सजा है? तो पिछली हुकूमत तो हुकूमत से हट गई है, उनसे हुकूमत चली गई है, उनकी सजा खत्म हो गई है। अगर इमरान खान के नज़दीक किसी को उनके ओहदे से हटा देना सजा है, मसलन उन्होंने आमिर कियानी साहब से वजारत ले ली दवाइयाँ महंगी होने पे, सेहत की वजारत ले ली, और उन्होंने समीउल्लाह से पंजाब में वजारत ले ली चीनी की सब्सिडी पे, और इस तरह वो जिसकी कारकर्दगी ठीक नहीं समझते उससे वजारत ले लेते हैं जिससे स्कैंडल हो जाए। लेकिन अगर क्या हटा देना सजा है तो फिर ऑपोजिशन तो हुकूमत से हट गई है, उनको सजा मिल गई है, फिर उनको जेलों में क्यों बंद किया हुआ है? उनके लिए जेलें हैं और इनके लिए सिर्फ हटा देना सजा है। ये तो कोई इंसाफ नहीं है। मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा, हमने इससे पहले ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट भी देखी है जिस पर एक जुडिशल कमीशन बनाया गया। आप देखें उसमें आगे क्या हुआ, मिलियंस ऑफ पाउंड्स पाकिस्तान के चले गए हैं और एक भी बंदा उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी कोई कुछ हमने नहीं देखा। रिपोर्ट आती है और हुकूमत बहुत वाह वाह करती है, फिर प्राइम मिनिस्टर हमें बताते हैं कि पाकिस्तान में कानून की अमलदारी शुरू हो गई है, सब पर कानून यकसा है। लेकिन जब हम उसको अमली तौर पर देखते हैं तो हमें कानून के दो मयार, एहतसाब के दो मयार और
हर चीज का दोहरा मयार साफ नजर आता है। ठीक है नासिर चुगताई साहब, बड़ी बड़ी इंक्वायरियां हमने देखी, माजी में भी होती रही, बहुत सारी चीज़ों पर इंक्वायरीज हुई, बड़े बड़े कमीशन बने, रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन रिपोर्ट से आगे बात नहीं बढ़ती। इस दफ़ा क्या आपको बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? कमीशन बनते हैं कमीशन लेने के लिए, सीधी सीधी बात है इस माशरे के अंदर। आप देखें ना, ये रिपोर्ट जो आई है ये अगरचे मुकम्मल नहीं है मेरी नज़र में, लेकिन ये 3-4 वो पॉइंट बता रही है जो हमने पहले ही प्रोग्राम में किए थे, जब कीमतें कम हुई थी पेट्रोल की और पेट्रोल गायब हो गया था, रातों रात गायब हो गया था। उस वक्त हमने बात की थी कि ये धांधली हो रही है, ये बदउनवानी हो रही है, इसको पकड़ा जाए। हमने आइडेंटिफाई भी कर दिया था। हमने कहा था कि एक ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, हुकूमत में मौजूद है, वज़ीर मौजूद हैं, काबीना क्या कर रही है। उसके बाद जब प्राइसेस में मजबूरन ब्लैकमेल होकर इंक्रीज़ किया गया तो एक्स्ट्रा वापस आए, पेट्रोल जैसे गया ही नहीं था। उसी रात को जनाब लाइनें लगी पेट्रोल लेने के लिए, फिर इंपोर्ट बंद कर दी गई पेट्रोल की। जब पेट्रोल $10 पर चला गया तो इसकी इंपोर्ट हमने बंद कर दी। इतने हम अय्याशी के दिलदादा थे वो, उसका भी कुछ नहीं हुआ। गंदम का क्या हुआ, चीनी का क्या हुआ, कौन से स्कैंडल थे जिन पर नैब ने कोई कार्रवाई की? गंदम का आपके सामने है, चीनी का FIA कर रही है, और बल्कि अभी पता चला है कि जहांगीर तरीन साहब को उसने कहा है कि हमसे गलती हो गई है, एक मुकदमे के अंदर आपने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है, अदालत में कहा है। तो एक तरफ तो आप FIA को दे रहे हो, फिर एक आदमी को जिसने एक आदमी पोस्ट किया है उसको नैब के हवाले कर रहे हो। ये दो अमली का मुआशरा नहीं चल पाएगा, ये आपको तबाही की तरफ लेके जाएगा, ये आपको बर्बाद कर देगा। आपकी जो रही सही इज़्ज़त है, साख है, वो भी हक मिल जाएगी। ठीक है ज़ैगम खान साहब, इससे पहले कई बार इस बात की निशानदही की गई माजी में, जब जब पेट्रोल की शॉर्टेज हुई तो ये बात सामने आई कि ऑयल कंपनीज़ के पास लाइसेंस के अकॉर्डिंग जो 20 रोज़ का उनको ज़ख़ीरा रखना होता है वो मौजूद नहीं है। रिपोर्ट बनाने वालों को अब पता चला कि ये ज़ख़ीरा नहीं है, इतनी देर से एक तो रिपोर्ट आई, फिर आप अब आकर वही बात आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो मीडिया पे हर जगह चलती रही। तो अब क्या कोई कार्रवाई होती हुई नज़र आती है आपको? अब ठीक कह रही है सलमा। देखिए, एक तो ये है कि गुज़श्ता 2.5 साल में ही आधा दर्जन के करीब बहरान आ चुके हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में, जिसमें से ये सिर्फ एक बहरान के ऊपर एक रिपोर्ट है, और ये भी ऐसी रिपोर्ट है जिसका हमें दिसंबर में पता चल चुका था, ये लीक हो चुकी थी, लेकिन अब सरकारी तौर पर उसको रिलीज किया गया है। बहुत अच्छी बात है, सरकार ने उसकी ओनरशिप ले ली, और इसका तभी फायदा हो सकता है कि अगर इसको सामने रखते हुए वो रिफॉर्म्स किए जाएं जिसके नतीजे में ऐसे काम दोबारा ना हो। देखिए, बहुत बड़ी खौफनाक किस्म की इंडाइटमेंट है तमाम स्टेक होल्डर्स पे, इस पूरे सेक्टर पे। खुद पेट्रोलियम डिवीजन जो सरकार की तरफ से जिम्मेदार है इस पूरे सेक्टर को रेगुलेट करने का, चलाने का, फिर रेगुलेटर ओगरा, उसको आप देखिए, फिर जो प्राइवेट सेक्टर में और स्टेट सेक्टर में भी इनफैक्ट मौजूद हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। इन तीनों की मामलात मिली भगत भी एक लिहाज से, नाअहली भी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी, और शायद कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट की साइड पर। ये सब चीज़ें हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं, और वो चीज़ जिनकी मेरे कोलीग्स निशानदेही कर रहे हैं कि एक तरफ तो लोग अरबों रुपए बना रहे हैं, और दूसरी तरफ जो खेल में शामिल नहीं है उनके अरबों रुपए के लॉसेस भी हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो स्टेट मार्केटिंग कंपनी है PSO, उसके लॉसेस भी हो रहे हैं। तो ओगरा जो जिम्मेदारी जिसको निभानी है वो अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। सरकार ने एक ऐसे आदमी को जिम्मेदारी सौंपी हुई है जो खुद उसी बिजनेस से है, और वाज़े तौर पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का उसके साथ मसला है। तो मेरा ख्याल है ये रिपोर्ट जो है इसको सबकी आंखें खोलनी चाहिए और यहाँ से बेहतरी की तरफ कुछ कदम लेने चाहिए। ठीक है अनीका, रिपोर्ट अभी ज़ैगम खान साहब ने कहा कि दिसंबर में हमने देख ली थी, लेकिन ऑफिशियली इसको अब पब्लिक किया गया है। ये जो रिपोर्ट्स पब्लिक की जाती हैं इससे पहले कि कार्रवाई हो, तो आवाम को ये रिपोर्ट्स दिखाने का क्या मकसद है? अगर 6 माह गुजर चुके हैं या 4 माह गुजर चुके हैं इस रिपोर्ट को आए हुए, तो अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। देखिए सलमा, एक तो ये रिपोर्टें जो आती है ना, ये फिलहाल तो इसलिए रिलीज की जा रही है ताकि ये बताया जा सके कि देखिए हम अपनी रिपोर्ट कोई अपने पास नहीं रखते, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, पब्लिक करनी चाहिए, पब्लिक को अंदाजा तो हो कि असल में हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। 2020 जून की तरफ चलते हैं जरा।
हम उसी टाइम पर आपके ही इसी व्यूज मेकर शो में बैठे हुए थे और मैंने और कुछ मेहमानान हमारे साथ एनबीसी समेत मौजूद थे और वहीं ये बात हुई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कीमतें बढ़ी हैं। एक खत जाता है पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से और कहा यह जाता है कि कुछ ही दिन के अंदर कीमत कम हो जाएगी और जैसे ही ये खत पहुंचता है तो उसके फौरन बाद किल्लत हो जाती है पेट्रोलियम मसनूआत की, यानी मिली भगत चल रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की और पेट्रोलियम डिवीजन की। अब ये बात हम लोगों ने जून में ही कही थी, जिस टाइम पर ये तमाम का तमाम मामला चल रहा था, जिस टाइम पर हम लोग पेट्रोलियम की लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे और पेट्रोलियम मिलने का नाम नहीं दे रहा था, पेट्रोल गाड़ियों के अंदर डालना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो एट दैट पॉइंट ही इशारा तो हम लोगों ने ही कर दिया था, कोई अंधा भी ये जान लेगा कि अगर कोई पेट्रोलियम सेक्रेटरी ये खत लिख रहा है या कोई पेट्रोलियम डिवीजन से ये खत लिख रहा है कि आने वाले वक्तों के अंदर कीमतें बढ़ा दी जाएंगी, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी तो बेवकूफ नहीं है ना, उन्होंने भी तो कारोबार करना है। वो बेसिकली क्या करेंगी, कहेंगे ठीक है आने वाले वक्तों के अंदर कीमतें बढ़ जाएंगी, हम मिनिमम पॉसिबल पेट्रोलियम मसनूआत बेचेंगे और जब कीमतें बढ़ेंगी तब के लिए बचा कर रखेंगे। तो वही हुआ, होर्डिंग हुई, कमीशन रिपोर्ट भी यही बता रही है। अब इसके अंदर गलती किसकी है? क्या नदीम बाबर साहब, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्या नदीम बाबर साहब को नौकरी से निकाल देना या ओहदे से हटा देना ये काफी है? वो जो अरबों रुपए का नुकसान उन्होंने किया है उसका खुमियाजा कौन भुगतेगा? अवाम ही भुगतती रहेगी या वो भी भुगतेंगे कुछ? सेकेंडली, एक और रिपोर्ट आई है जिसके अंदर बताया गया है कि एनुअली पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की वजह से पाकिस्तान को तकरीबन 250 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, 240 बिलियन रुपीस टू बी प्रिसाइज। इतना बड़ा नुकसान हम लोगों को स्मगलिंग की वजह से हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत यहाँ मिल नहीं रही, बाहर स्मगल हो रही हैं या बाहर से लेकर स्मगल की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अपनी ईद चल रही है पूरे साल के अंदर। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा के मेंबरान खुद इन्वॉल्व हैं। तो फिर या तो आप बता दें ओगरा को खत्म कर दें अगर वो रेगुलेट नहीं कर सकते तो, और अगर रेगुलेट करने के लिए बनाया तो फिर उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखें, बिकॉज with responsibility, with authority comes responsibility and with responsibility comes accountability. It's as simple as that. ठीक है अंबर, बहुत सारी चीज़ों के बहरान हमने माजी में भी देखे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत का भी बहरान एक टाइम में आया था जिसकी अब रिपोर्ट सामने आई है। कहा यह जाता है कि वज़ीर आज़म जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो महंगी हो जाती है, उसका बहरान पैदा हो जाता है। ऐसा होता है क्या? अच्छा, अब बहुत सारे जो दीगर यहाँ पैनलिस्ट हैं उन्होंने काफी बातें कर दी, मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ। आपने सवाल अच्छा पूछा कि अब अफसोस ये है कि ये अब मजाक बन गया है पाकिस्तान में, और ये मजाक ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ऑपोजिशन के जो सपोर्टर्स हैं या फॉलोअर्स हैं या लोग हैं वो कर रहे हैं, या आपको टिकटॉक पे भी आम लोग जो हैं इस किस्म का मजाक करते हैं। क्या वजीर आजम, डर लगता है वजीर आजम ने नोटिस ले लिया है, दैट इज, ये अच्छी रेपुटेशन नहीं है, अच्छी साख रखने के लिए नहीं है एक हुकूमत के लिए। तो एक तो ये है, कई बहरान आए हैं। अब हम 2-3 अगर उठा के देख लें कि गंदम का बहरान था, चीनी का बहरान था, हमें इंपोर्ट करना पड़ा, ये चलता रहा। अब दिलचस्प बात ये है कि अगर जैसे चीनी की बात की जाए, जहांगीर तरीन साहब पे जो केसेस हैं वो साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन उनके साथी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये चीनी के हवाले से इन पर FIR नहीं कटे गई, और बात दुरुस्त है। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम बातचीत करें। अब राजा रियाज साहब ने तो ये कहा ना कि हम अब कुछ राबते हो गए हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि आप किस किस्म की केसेस फिर चाहते कि अदालत में हल हो, तो क्या चाहते हैं? क्या खुसरो बख्तियार टाइप का चाहते हैं कि अगर वो भी उनकी भी फैमिली मुलविस है, वो क्या गो स्लो है? दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अगर बात होती है नदीम बाबर साहब की कि उनको हटा दिया गया है, ठीक है, उमर अयूब साहब भी तो वजीर थे, उनको एक और वजारत दी गई, तो जिम्मेदारी क्या वो कबूल करेंगे, एतराफ करेंगे? नहीं करेंगे। एक और मिसाल आई थी आमिर कयानी की। तो दूसरी तरफ आपको ये भी याद होगा कि बाबर बिन अता साहब को भी एक कुछ इल्जामात आए थे, समझ नहीं आई थी कि उनको पोलियो के फोकल पर्सन के तौर पर क्यों हटाया गया था। वहां कोई इंक्वायरी नहीं, कोई मामला आगे नहीं चला। तो रिपोर्ट्स सिर्फ शाया करने से या पब्लिक करने से आप ये तो वाह तो एक वक्ती तौर पर कर सकते हैं ना कि देखिए हमने किसी और हुकूमत ने नहीं किया, लेकिन जब तक चीनी की कीमत नीचे नहीं आती, शॉर्टेज नहीं होती, किल्लत नहीं होती, जब तक एक्शन नहीं होता, तो फिर वही बात होगी कि फिर सब कहेंगे वजीर आजम ने नोटिस लिया। ठीक है, यानी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती। हमारे तमाम तजियाकारों ने अपनी आरा का इजहार किया। नाज़रीन, एक और मामला है हाउसिंग बंद के लिए कर्ज लेने से मुतालिक जो पेशरफ्त है वो काफ़ी सुस्त रफ्तारी से हो रही है। इस पर हम बात करेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। हाउसिंग मंसूबे के लिए कर्ज के हुसूल की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार है। हुकूमत और स्टेट बैंक की तरगीब के बावजूद मॉर्गेज की सनत में मुतवक्के तेजी हासिल नहीं हो सकी। पीटीआई हुकूमत की जानिब से मंशूर में 50 लाख घरों के वादे को पूरा करने के लिए इस ज़मन में कुछ इकदाम किए गए थे। हमारा सवाल ये है कि हुकूमती तवक्कुआत पूरी ना होने की वजह क्या नजर आती है? जैगम खान साहब, देखिए, अभी तक हमारे पास कोई एक रियल पिक्चर है कि हुकूमत खुद इसको देखे और हमें बताए। लेकिन हम जो अंदाज़ा लगा सकते हैं उसमें हम डिमांड साइड को भी देख सकते हैं और सप्लाई साइड को भी देख सकते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि एक तो डिमांड साइड पे मसला है कि इस वक्त जो मईशत के हालात हैं उसमें लोगों के माशी हालात इस बात की इजाज़त नहीं लेते कि वो किसी तरह का रिस्क लें, तो लोग कर्ज लेने से घबरा रहे हैं क्योंकि उनके इनकम्स पे असर पड़ा है। सप्लाई साइड पर अगर देखें तो एक तो बैंकों का बड़े अरसे तक ये शिकवा रहा है कि पाकिस्तान में फोरक्लोजर लॉज जो हैं वो ठीक नहीं है और उनके लिए कर्ज बहुत रिस्की हो जाता है, तो वो मसला हुकूमत ने हल कर दिया है। लेकिन बैंकों का एक और मसला ये है कि बैंक बड़े सहल प्रस्त हो गए हैं। पाकिस्तान में के जो बैंक हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो आसान रास्ता लेना चाहते हैं कि हुकूमत की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिनसे बहुत अच्छा उनको मुनाफा मिलता है, और जो उनके अपने कस्टमर्स हैं उनको वो बहुत थोड़ा सा मुनाफा देते हैं। जो दरमियान में स्प्रेड होता है, यानी बैंक का जो अपना मुनाफा है वो बड़ा खुला होता है, और वो कोई ऐसा तकलीफ वाला काम नहीं करना चाहते कि लोगों के पास जाएं, उनको लोन्स दें, फिर लोन वसूल करते फिरें, रिस्क लें। तो बैंकों की आदत भी ख़राब हो गई हैं और उनकी कैपेसिटी और स्किल्स का भी मसला है, उनकी नीयत का भी मसला है, उनकी सलाहियत का भी मसला है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू मेरा ख्याल है इन बैंक्स के साथ कुछ बात करनी चाहिए, इस मसले की तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो हाउसिंग की नीड्स है उसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ हाउस यूनिट ऐसे हैं जो चाहिए, और लोग सारी उम्र पैसे जोड़ते रहते हैं और रिटायरमेंट के बाद कहीं जाके घर बनाते हैं। अगर उनको इस तरह का लोन्स अवेलेबल हैं जिसमें वो शुरू से ही तकरीबन किराया देते हुए अपने घर के मालिक बन सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी वजह होगी कि लोग ये घर नहीं खरीदेंगे। एक आखिरी वजह ये भी हो सकती है कि लोगों को ठीक तरीके से इन्फॉर्म नहीं किया गया कि किस तरह की फैसिलिटी उनके लिए अवेलेबल है और किस तरह की सब्सिडीज़ अवेलेबल है, ख़ास तौर पे जो सस्ते घरों के लिए। सही अंबर, हर कोई अपना घर तो चाहता है, हर इंसान चाहता है कि वो चाहे कम सैलरी हो उसकी, लेकिन उसका घर अपना होना चाहिए। बहुत सारी वजूहात की निशानदही तो जैगम खान साहब ने भी कर दी, लेकिन एक वजह यह भी है कि आवाम को इतने मसाइल में उलझा दिया गया। आजकल तो 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया है, तो जो बंदा इन मसाइल से नहीं निकल सकता वो अपने घर का कैसे सोचेगा? बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की, और जाहिर है मैं क्योंकि एक माहिर तो नहीं हूँ, तो मैं भी कुछ जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था और वो डिमांड सप्लाई का इशू है कुछ, जैसे जैगम साहब ने रिस्क की जो निशानदेही की है बैंक्स की तरफ से, लेकिन अफोर्डेबिलिटी जो है, मैं ठीक है अंबर, आप यस, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहती हूँ कि बहुत अहम है अफोर्डेबिलिटी की। जहां तक बात है, अगर आप देखिए, मैं अगर अपनी मिसाल दूं, मैं भी चाहूंगी कि मेरा घर हो, मैं किराए के घर में रहती हूँ, मैं जाहिर है पढ़ी लिखी हूँ, काम करती हूँ, तनख्वाह मिलती है वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ 2-3 साल से क्योंकि महंगाई बढ़ी है, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, इसके बावजूद मेरी सेविंग्स जो हैं वो अब नहीं रही, क्योंकि मुझे अभी सेविंग्स जो पहले मेरे पास सेविंग्स होती थी वो अब नहीं रही। तो इसका मतलब क्या मैं एक घर अफोर्ड कर सकती हूँ, उसकी मॉर्गेज देना, कर्जा लेना मुश्किल हो गया। तो आप सोचें कि जब निचले तबके पे आते हैं जिनके लिए वैसी मुश्किलात का शिकार हैं, जिसमें हमने देखा है कि मईशत की वजह से, कोरोना पेंडेमिक की वजह से लोगों की नौकरियां गई हैं, हमने ये भी देखा है कि किस तरह गुर्बत में इजाफा हुआ है, खाने पीने की अशिया में इजाफा हुआ है, क्या लोग वाकई अफोर्ड कर सकते हैं? ये भी हम देख सकते हैं कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान पिछले 2-3 हफ्तों से, 1 महीने से इसकी काफ़ी ज़्यादा पुश भी कर रहे हैं। तो आइडिया अच्छा है, देर से हुआ, फोरक्लोजर लॉज का शायद इशू भी साथ साथ अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, लेकिन जब तक अफोर्डेबिलिटी और इंटरेस्ट रेट्स और बैंक्स की रिस्क जो हैं वो उसको नज़र में नहीं रखा जाएगा, और उसके अलावा क्या लोग अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, मेरे ख्याल में कि ये जो ख्वाब है 50 लाख घर का, ये 5 साल में तो पूरा होना मुश्किल होना है एट दिस रेट।
ठीक है। नासिर चुगताई साहब, हमेशा वज़ीर-ए-आज़म मगरिब की मिसालें देते हैं, ये आइडिया भी शायद उन्होंने वहीं से अडॉप्ट किया होगा कि बाकी ममालिक में इस तरह होता है कि लोग इसी तरह से इंस्टॉलमेंट की मद में पैसे पूरे करते रहते हैं और एट दी एंड घर उनका अपना हो जाता है। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो सका? आपकी नज़र में वजूहात क्या है इसकी? जगम साहब ने और अंबर ने बहुत सही बातें कर दी हैं। मेरे ख़्याल में प्राइम मिनिस्टर ने इसका जो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है उस पर और जज्बाती हो गया वो कि 50 लाख घर दूंगा मैं, वो दे तो सकते नहीं वो 50 लाख, जो 2.5 साल 3 साल तो गुजर चुके हैं, अभी तक 1 लाख भी नहीं हुए, 50 लाख कैसे हो जाएंगे? 3-4 वजह ऐसी हैं जो बहुत सीरियस हैं। पहली वजह तो जो आप लोगों ने बता दी कि क़ुव्वतें ख़रीद रही हैं और लोग किस्तें अदा नहीं कर सकते। आपने पैसे कम कर दिए, आपने ज़र तलाफ़ी बढ़ा दी, उसके बावजूद क्योंकि लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों की आमदनी कम हो रही है, इसलिए वो किस्तें अदा नहीं कर सकते और अल्टीमेटली डिफ़ॉल्ट में चले जाएंगे और आप उनसे फ्लैट छीन लेंगे। वो एक नया मसला बन जाएगा अगर मुकम्मल हो गया फ्लैट तो। दूसरी बात, सरमाया कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास या बैंकों के पास? वो सरमाया कहाँ से लेकर आएंगे? उस सरमाया का इंतज़ाम कौन करेगा? और तीसरी सबसे अहम बात जो अंबर लेना चाहती है मकान अपना, उनके लिए ये है कि अगर आपको वो मकान या फ्लैट आपके दफ्तर से 30 किलोमीटर दूर मिले, हमारी सुपर हाईवे पर 40 किलोमीटर दूर मिले, तो आप क्या करेंगी? क्या जाएंगी आप उस जगह पे? और ये बात हो रही है गरीब की, जिसके पास बाइक होती है, बाइक भी नहीं होती भाई उसके पास, तो वो 30-40 किलोमीटर दूर कैसे जाएगा भाई? हमारे यहाँ जो आइडेंटिफाई जगह की जा रही है, अब वो तो सिंध में अब तक हो नहीं पाया है। हुकूमत सिंध से बहुत नाराज़ है वफाक, बात भी नहीं करता है इससे, तो वहाँ तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ वो शहरों से बाहर हैं, सिवाय रिवर फ्रंट लाहौर और बंडल आइलैंड जो अरबपति लोगों के लिए है, वो शहर के करीब है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में आता है। बाकी जितने भी फ्लैट अपार्टमेंट्स या उनके किस्से कहानियाँ हैं वो शहर से बाहर हैं। ठीक है सर वर्दी साहब, एनबीसी ने भी मिसाल दी कि अंबर भी घर लेना चाहती है, सिर्फ अंबर ही नहीं हम भी सब अपना घर लेना चाहते हैं, लेकिन कंडीशंस इतनी सख्त हैं। एक तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, फिर दूसरा मसला ये है कि वो घर लेने के लिए आपको जो पैसे चाहिए उसके लिए भी वो कहते हैं आपके पास पहले 7 लाख या कुछ मिनिमम अमाउंट आपके पास होनी चाहिए, अगर वो पैसे नहीं है तो आप वो घर भी नहीं ले सकते। तो क्या आसान शराइत नहीं होनी चाहिए मज़ीद ताकि आम बंदा भी अफोर्ड कर सके? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त है कि इंटरेस्ट रेट प्राइम मिनिस्टर ने कम करवाया है, लेकिन जो बैंकों की शराइत हैं वो नरम नहीं करवाई हैं। मतलब 2 साल की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि आपकी तनख्वाह बैंक में आती हो। अब जो ड्राइवर है या जो लोअर तबके के लोग हैं जो काम करते हैं, प्राइवेट जॉब्स करते हैं, इन सबको कैश सैलरीज मिलती हैं। मतलब हमारे घर में जो ड्राइवर है, फ़र्ज़ कर लें मैं उसे जो तनख्वाह देता हूँ 20,000 रुपये या जो भी, वो मैं उसको थ्रू बैंक तो नहीं देता हूँ, बहुत सी वो उसको कैश देता हूँ। अगर वो आज ये चाहे कि उसके फैमिली भी काम करती है, वो भी काम करता है, वो सारे मिलकर एक घर चलाते हैं, 50-60 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, लेकिन अगर वो जाएं कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर स्कीम में ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग है इसमें घर लूँगा, तो उनके पास बैंक स्टेटमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो जहाँ भी काम करते हैं वहाँ उन्हें नकद तनख्वाहें मिलती हैं। हमारे यहाँ फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़े यूनिट्स में भी स्टाफ को कैश तनख्वाहें दी जाती हैं। कैश तनख्वाह देने का अभी पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में एक रिवाज मौजूद है। मैं मल्टीनेशनल्स की बात नहीं कर रहा, और जो मल्टीनेशनल के सीनियर ऑफिसर्स हैं जो हाईली पेड हैं वो घर नहीं लेना चाहते जो प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, क्योंकि वो उनके स्टैंडर्ड पे नहीं आ रहा। जो घर प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं 1 बेडरूम या शहर से इतना दूर, वो लेना नहीं चाहते हैं, वो उनके लिविंग स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। लिहाजा जो बैंकों की शराइत जिनके लिविंग स्टैंडर्ड से मैच करती हैं उनसे वो घर मैच नहीं कर रहा, और जिनसे मैच करती है उनसे बैंक की शराइत मैच नहीं कर रही है। और जो फोरक्लोजर के अभी बात की जैगम साहब ने कि लॉस चेंज हुए हैं, ये भी बहुत बड़ा थ्रेट है। आप देखें ना, एक आदमी ने 2 साल किस्तें दी, 20 साल की किस्तें हैं, 2 साल बाद वो जॉबलेस हो गया, वो 3 माह किस्तें नहीं दे सका। फोरक्लोजर के लॉस के तहत तो बैंक उससे घर ले लेगा वापस,
और जब्त कर लेगा घर उसका, और वो एट स्टेक आ गया। पहले तो एक बात थी कि अगर आपने डिफॉल्ट किया है, आप बैंक इतनी जल्दी आपसे उसका कब्जा नहीं ले सकता था, आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते थे। लेकिन अब तो बैंकों के पास इतना बड़ा लीवरेज आ गया है कि लोग समझते हैं अगर 2-2.5 साल बाद भी अगर कहीं भी डिफॉल्ट हुआ तो सारा कुछ चला जाएगा, एट स्टेक आ जाएंगे हम। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जहां इस स्कीम में सिर्फ इंटरेस्ट रेट कम करके एक अट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश की है, वहां बैंकों ने इसका प्रोसीजर इतना सख्त बना दिया है कि जो लो कॉस्ट हाउसिंग के जो लोग जरूरतमंद हैं उनसे मैच नहीं करता है। वो उन शराइत को, वैसे तो आजकल वैसे ही बैंक अकाउंट खोलना एक बहुत बड़ा मसला बन गया है फैटफ के बाद। वो तो आपसे आपका पूरा शजरा नसब बैंक वाले पूछने लग जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर से लेकर, और वो कहते हैं हर चीज वो ऐसे मांगने लग जाते हैं जैसे आप बैंक में अकाउंट खोल के अपने पैसे नहीं रख रहे, बैंक से कोई पैसे ले रहे हैं। अब तो आपने अपने पैसे भी बैंक में रखने हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जी निका। देखिए सरवर्दी साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब तो बैंक अकाउंट जाए लगता है पता नहीं मुजरिम है जो कि बैंक अकाउंट खोलने की बजाय पता नहीं कोई जुर्म सरजद कर रहे हैं। बहरहाल कुछ मजबूरियां होती हैं ममालिक की, बिलखुसूस ऐसे ममालिक जिनके सर के ऊपर हर वक्त फैटफ की तलवार लटक रही हो। लेकिन यहाँ अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक मैकेनिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस कराया हाउस फाइनेंसिंग का, जिसके अंदर बेसिकली 4 टियर के जो घर है, टियर 0 से लेकर टियर 3 तक 5-10 मरले के घर, फ्लैट्स, उनके हवाले से कुछ फाइनेंसिंग के अंदर मार्कअप की कमी की बात की। सारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज को बता दिया, जिसके अंदर माइक्रो फाइनेंस बैंक, बैंक्स जनरली, HBFCL, ये तमाम के तमाम हाउस बिल्डिंग जो कॉर्पोरेशन है वो तमाम इन्वॉल्व है। अब स्टेट बैंक ने तो ये काम कर दिया, मार्कअप भी कम करा दिया। अब जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज जिनको आपने मार्कअप कम करने को बोला है, क्या वो लोगों को लोन देना चाहेंगी या नहीं? ये वही मुल्क है जहां अमीर लोग और बहुत सारे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग बड़े बड़े अरबों खरबों रुपए के लोन्स लेकर माफ कराते रहे, और ये वही जगह है, वही मुल्क है जहां एक गरीब आदमी को बाइक के लिए लोन लेने के ऊपर जेल में बंद कर दिया जाता है कि आपने 3 जो किस्तें हैं वो डिफॉल्ट कर दी हैं। और यहाँ ये वही मुल्क है जहां बैंक्स अपने गुंडे भी रख के बैठे होते हैं, प्राइवेट गुंडे, जो कि अगर कोई डिफॉल्ट कर दे तो गुंडे उनके पीछे जाते हैं और उनको प्राइवेट जेलों के अंदर बंद कर दिया जाता है। यानी इसका कोई हुकूमती जेल से कोई लेना देना नहीं होता। तो एक तो पहले आपने आम शहरी और इन एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज के अंदर जो इतना बड़ा डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है उसका कोई सद्देबाब करना है। इसके साथ साथ लोन लेना और लोन को पे बैक करना दोनों आसान बनाना जरूरी है। और उसके बगैर ये हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो या माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या दूसरे बैंक हो, ये घर स्कीम जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, इसको कामयाब नहीं बनने देंगे। वजीर आजम साहब की एक थॉट है, अगर उन्होंने इसको वाकई में सक्सेसफुल करना तो ही हैज एक्चुअली गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज। ठीक है वर्दी साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी। आपने एक तो फोरक्लोजर लॉ से मुतालिक बात की, आप कुछ और भी सजेशंस ऐड दूसरा ये था कि हम जब मगरिब की मिसाल देते हैं बार बार के जी मगरिब में लो कॉस्ट हाउसिंग है, वहां पे उन्होंने इसको इतना लो कॉस्ट रखा है कि आप किराए पे घर ले लें या बैंक से लीज करा लें, जो आपका किराया है उतनी ही बैंक की लीज मनी भी बनती है, उसमें 19-20 का फर्क होता है। लिहाजा लोगों के पास एक अट्रैक्शन होती है कि अगर मैंने किराए पे घर लेना है तो मैं लीज करा लेता हूँ, जो मैंने किराया देना है वो मैं बैंक को दूंगा, चलो 20 साल में मेरा हो जाएगा। हमारे यहाँ उसमें गैप बहुत ज़्यादा है रेंटल में और लीज मनी की जो किस्त है। जब तक हम इसको मैच नहीं करेंगे कि अगर एक गरीब आदमी एक कमरे का घर किराए पे लेता है तो उसको कितने का मिलता है 2 कमरे का, और अगर वो सरकार की उस स्कीम में जाकर उसकी किस्त अदा करता है तो वो उसकी सैलरी का 60% बन जाती है, तो वो कैसे ले सकता है? तो लिहाजा यहाँ उसको अगर आपने मगरिब की मिसाल के मुताबिक बनाना है तो उसकी रेंटल के बराबर किस्त बनाएंगे तो चलेगा। ठीक, आपको रेंटल के बराबर किस्त बनाना होगी, और अगर मगरिब की मिसाल देते हैं तो मगरिब के मुताबिक हमें तमाम तौर तरीके अपनाने होंगे और लोगों के लिए शराइत को आसान बनाना होगा। ना सिर्फ शराइत को आसान बनाना होगा बल्कि बैंक की जो कंडीशंस हैं उनको भी ईजी बनाना होगा, ताकि हर कोई अपने घर का ख्वाब पूरा कर सके। जब तक कंडीशंस में नरमी नहीं होगी तब तक ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम व्यूज़ मेकर्स का वक्त खत्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।